स्टॉक्स ना अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। आप अपना काम करो, वेल्थ अपना काम करेगी तो वेल्थ बनी जाएगी। रिच माइंडसेट क्या होता है? इनकम आती है, फाइनेंशियल आजादी भी चाहिए, तो आपको शुरू में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक होता है ह्यूमन कैपिटल, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल। एसआईपी के जरिए क्या करोड़पति बना जा सकता है उसको? करोड़पति नहीं, करोड़ोपति बना जा सकता है। हाँ, 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। खरीदा बेचा, खरीद कैसे पैसे बनेंगे? म्यूचुअल फंड को लेके बड़े मिथ कौन से हैं? हर कैटेगरी, हर गोल, हर रिस्क, हर नीड के लिए म्यूचुअल फंड है। जब उसके बारे में आप सीखेंगे ही नहीं, फिर आप गलत इस्तेमाल करेंगे पैसे का। तलवार है, आपको भी काट सकती है, सामने वाले को भी काट सकती है। कुछ लोग होते हैं जो अपना घर जला के दूसरे को गर्मी देते हैं, मतलब अपना अभी ठिकाना नहीं है पर दूसरे को उधार दे दिया। एफडी क्या आज के टाइम में आउटडेटेड है? एफडी का पर्पस ये है, वो आपका इमरजेंसी पैसा रखने के लिए काम आता है। एक्चुअली सबको ना बेस्ट चाहिए, उनको बेस्ट की जरूरत नहीं है, राइट की जरूरत है। आम इंसान अपनी कमाई का कितना हिस्सा उसको इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए? इस दुनिया में फ्री चीज जो है वो ट्रैप होता है। पैसों पर लिखी एक बेस्ट किताब जो सबको पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ा मनी मिथ, ओवरनाइट रिच होना पॉसिबल है। एक मनी रूल ऑफ लाइफ देना हो तो वो क्या हो सकता है? डोंट लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि पैसा आपके लिए काम करे? यही फर्क है गुजारा करने में और दौलत बनाने में। नमस्कार, मैं हूं अरविंद योगराज। द अरविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात इन्वेस्टमेंट की, और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो मानते हैं कि सही निर्णय अगर किया जाए, सही जानकारी अगर ली जाए, तो एक आम इंसान भी करोड़पति बन सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं संजय कथुरिया जी से, जो न सिर्फ इन्वेस्टमेंट को समझते हैं बल्कि आम इंसान के पॉकेट की, उसके सपनों की भाषा में बात भी करते हैं। आइए मिलाते हैं हमसे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, क्या ये हम शुरुआत करें, ये हो सकता है कि आपकी जो मनी फिलॉसफी है वो कहाँ से चेंज हुई? भाई, हर कोई तो पैसे को जैसे लेकर आप अभी आप सोच रहे हैं, वैसे पहले तो नहीं सोचते होंगे। बिल्कुल। वो टर्निंग पॉइंट बताइए ताकि लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले, एक नई चीज पता चले। देखिए, कोई भी जब स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है जी, तो वो पहले यही सोचता है कि उसको ऐसा कुछ आता है जो किसी और को नहीं आता। हाँ। जिस वजह से वो सबसे अच्छे रिटर्न्स कमाएगा। हमें भी ऐसा लगा, तो हमने भी मार्केट्स में एंट्री ली और पहले स्टॉक्स खरीदने चालू किए। पहले हम स्टॉक्स खरीदते थे। तो स्टॉक्स ना अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। आपने शेयर खरीद तो लिया, पर आपको ये नहीं पता बेचना कब है, क्योंकि आपने तो कंपनी के बारे में जाना ही नहीं था, क्योंकि किसी दोस्त ने टिप दी, बोला ये वाला शेयर खरीद लो, आपने खरीद लिया। आपको पता नहीं कंपनी करती क्या है, उसका रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, बिजनेस क्या है, कुछ नहीं पता आपको। तो मुझे भी यही लगा कि भाई हम ऐसा तो कुछ कर ही लेंगे जो हम सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा लेंगे, तो यही गलती हुई। दूसरी तरफ, क्योंकि मैंने नौकरी स्टार्ट की थी, तो एक टर्म होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो अब तो काफी फेमस हो गया, पर तब नहीं था, 2008 में। पर हमारे बैंकर्स ने आके हमें समझाया, पट्टी पढ़ाई, चलो ठीक है चालू कर देते हैं। 2,000 रुपए की 2 SIP चालू करी, उसमें से एक तो बंद हो गई 2 महीने बाद। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्यों बंद हो गई, तो कुछ वो तब चेक वेक देना पड़ता था और वो सब इशू था, तो वो चालू है। और एक तरफ हमारा स्टॉक मार्केट चालू है, जहाँ हम शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। अब तब ऐसी एप्स नहीं थी जो आपको रोज रोज दिखाएं कि आपका ये क्या NAV कितना चल रहा है, आपके पास कितने पैसे हैं, कितने आपने डाले, कितने हो चुके हैं, XIRR क्या। आजकल तो सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं। तो उसमें उस समय एक अकाउंट स्टेटमेंट आता था। वो अकाउंट स्टेटमेंट आ गया, मम्मी ने कहीं रख दिया, देखा ही नहीं, 1 महीना नहीं देखा, 2 महीना नहीं देखा, ऐसे करते करते मैंने 5 साल तक देखा ही नहीं कि मैंने कुछ एक जगह निवेश भी किया हुआ है। फिर अचानक से एक दिन 5 साल बाद मैंने वो डॉक्यूमेंट समहाउ सामने पड़ा था, तो खोला कि चलो देखे तो सही कि हुआ क्या। 2,000 रुपए डालता था, 2,000 इतनी बड़ी बात थी नहीं, तो जाता रहा, पता नहीं चला। इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन था वो। तो मैंने देखा कि मेरे पैसे तो 5 साल में करीबन करीबन डबल हो गए। अच्छा। जो पैसे मैंने लगाए थे उसके 2 गुना हो गए। तो दूसरी तरफ जब मैंने स्टॉक्स खरीदा, वहां में पैसा ही नहीं बना पा रहा, और मैं वहां लगा हुआ हूं, कभी एंट्री ले रहा हूं, कभी एग्जिट ले रहा हूं, कभी वापस अंदर आ रहा हूं, कभी वापस बाहर, पैसा नहीं बन रहा यार।
ये कब की बात है जब डबल हो गए पैसे आपके? ये 5 साल लगे, 2008 से 2013, जब 2008 का क्रैश आया था। हाँ। तो मैंने क्योंकि मैं SIP कर रहा था तो हर पॉइंट पे खरीदे जा रहा था, तो हमारी एवरेज बाइंग कम हो गई। 3 साल में वो रिकवर होकर 0 हो गए, उतने में हमारे पैसे डबल हो गए 5 साल के अंदर। तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है ये ज्यादा अच्छी गेम है, मगजमारी कम है, रिटर्न भी ठीक ठाक है, और आप अपना काम करो, वेल्थ अपना काम करेगी तो वेल्थ बनी जाएगी। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद मैंने डायरेक्ट शेयर्स करने बंद कर दिए और मैं अब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या ETFs के माध्यम से ही शेयर मार्केट में निवेश करता हूँ। बढ़िया। मतलब मुझे याद आता है कि 5 साल में एक शुरुआती दौर में किसान विकास पत्र करके आता था डाकर, तब उस समय डबल हो जाया करता था, लेकिन वो वक्त था, बहुत पहले की बात है। अब तो डबल होना तो बड़ा टफ टास्क रह गया है, और आपने इसके जरिए अगर किया तो ये एक उपलब्धि रही है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि कई सारे लोग हैं मिडिल क्लास में जो ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसे को संभालने में फेल हो जाते हैं। क्या वजह आप देखते हैं इसके पीछे? लैक ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ा वजह है लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए, जो चीज़ आप जानते नहीं, वो आप समझते नहीं हो, वो आप एग्जीक्यूट कैसे कैसे करोगे। हमें लगता है कि ये तो हमें पता ही है, पैसे के साथ डील कैसे करना है तो पता ही है। जैसे होता है ना काफ़ी घरों में कि कोई बीमार पड़ जाए, उसको पता है ठीक है यार ये वाली दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना, उन्होंने मेडिसिन पढ़ी है ना वो डॉक्टर के पास जाएंगे, और काफ़ी टाइम पे ऐसा ये हानिकारक भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जब आप पैसे कमा तो लेते हैं, पर पैसे का मूल मंत्र क्या है, नियम क्या है उसका, जब उसके बारे में आप सीखेंगे ही नहीं, तो फिर आप गलत इस्तेमाल करेंगे पैसे का। तलवार है, आपको भी काट सकती है, सामने वाले को भी काट सकती है। ट्रू। अगर आपने सीखा ही नहीं तो हो सकता है आप अपने आप को ही काट दो। अच्छे से सीखा तो आप युद्ध में जीत सकते हो। वही तलवार है, तलवार में क्या गलती है, तलवार तो वही है। तो आई थिंक इट्स फाइनेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट, उसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम सीख लेंगे तो मुझे लगता है काफी कम गलतियां करेंगे। मोस्टली लोग, जैसे लोग बचत तो करते हैं, बचत और ग्रोथ उस तरफ बढ़ने में माइंडसेट का भी एक रोल है। बिल्कुल है। देखिए, आपके ना पैसे के साथ रिश्ते होते हैं। मैं लोगों को कहता हूं कि आपके माता पिता के साथ आपका रिश्ता जन्म से है, पर मृत्यु तक नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपके मृत्यु तक आपका रिश्ता हो, पर जन्म से नहीं है, क्योंकि वो तो लेट आते हैं ना, एंट्री मारते हैं लाइफ में। तो किस चीज का रिश्ता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ है? पैसा। पैसा। तो अगर किसी के साथ आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक रिश्ता निभाना है तो थोड़ा रिश्ता ठीक ही कर लो ना, इसके बारे में समझ लो। बिल्कुल। तो मनी के ना लोगों के साथ अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही स्पेंड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेव करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मनी को अवॉइड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मनी डिसीजंस दूसरों पे डाल देते हैं, मेरे पापा कर लेंगे, मेरे हस्बैंड कर लेंगे, मेरी वाइफ कर लेगी, मेरा भाई कर लेगा। कुछ लोग होते हैं जो अपना घर जला के दूसरे को गर्मी देते हैं, मतलब अपना अभी ठिकाना नहीं है पर दूसरे को उधार दे दिया। हर तरह के लोग हैं जो जिनके इमोशनल कनेक्ट्स हैं पैसे के साथ, रिश्ते हैं। आपको पहले ये समझना पड़ता है आपका पर्टिकुलर रिश्ता क्या है पैसे के साथ। अगर आप बहुत ही सेव करते हैं तो कभी भी आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। अगर आप बहुत ही खर्च करते हैं तो भी आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे, आप उधार में आ जाएंगे। सो मनी के साथ रिलेशनशिप को समझिए और उस रिलेशनशिप को करेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको हर चीज करनी है। आपको पैसा बचाना भी है, खर्च भी करना है, निवेश भी करना है, दूसरों की मदद भी करनी है, सब कुछ करना है। सब कुछ करना है। तो इसीलिए आपको पैसे का प्रपोर्शन पता होना चाहिए कि मैं कितने के साथ क्या करने वाला हूं। हमारे यहाँ ऑल और नथिंग होता है। पूरा पैसा इसमें डाल दो, या पूरा पैसा इसमें डाल दो, या पूरा पैसा उसमें डाल दो। ऐसा नहीं है कि भाई एलोकेट कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं कि ये पर्पस के लिए ये पैसा है। तो ये कुछ चीजें जो है वो सीखनी पड़ेंगी, तो अगर आपका पैसे के साथ रिश्ता आपको अच्छा करना है तो सीखना पड़ेगा। कुछ गलतियां भी लोग करते हैं, मतलब मिडिल क्लास मनी मिस्टेक भी करते हैं। वो आपके हिसाब से वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं बड़े जो मिडिल क्लास करता है? पहली तनख्वाह आते ही अपने पे उधार बांध लेते हैं। अच्छा। पहली तनख्वाह आते ही बहाना ढूंढते हैं उधार लेने का। पहली तनख्वाह आप याद करिए, दोस्तों के बारे में याद करिए, किसी के बारे में याद करिए। पहली तनख्वाह आई तो बोलेंगे चलो बाइक ले लेते हैं। कितनी किस्त है? किस्त अच्छा 70,000 की बाइक है, 3,000 की समझो किस्त बन गई, 2,500-3,000 की तो किस्त बांध ली। तो तनख्वाह वाला जो मिडिल क्लास तबका है वो क्या सोचता है कि सैलरी आते कोई ना कोई EMI बांध लो ताकि दुनिया को दिखा सकूं, देखो हमारे पास बाइक आ गई, देखो हमारे पास फोन आ गया, देखो हमारे पास घर आ गया। पहली तनख्वाह ही आपने बोला चलो अब घर ले लेते हैं। तो आपने जो है तनख्वाह आते ही जो EMI बांधने का, जो उधार लेने का
जो लोगों को हो गया है ना एक फितूर, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए 3 तरह के माइंडसेट होते हैं। ठीक। पहला आता है पुअर माइंडसेट। ओके। पुअर माइंडसेट बताता है कि आपकी इनकम आई और वो एक्सपेंस में चली गई, मतलब आज कमाया आज ही खाया, दिहाड़ी मजदूरी जैसे होती है। आपने सुबह 500 रुपए कमा लिए, हाँ, शाम को गए, खाना खा लिया, पौवा मार लिया, जो करना कर लिया, दिन आया पैसा खत्म, अगले दिन का पता नहीं। फिर आता है मिडिल क्लास माइंडसेट। पैसा आया, आपने लायबिलिटी खरीद ली, जो मैंने आपको बताया, उधार ले लिया, हाँ। गाड़ी ले ली, बाइक ले लिया, घर ले लिया, और उससे आपने अब उसकी चुकानी है, तो आपकी इनकम उसी में घूमती रह जाएगी। ठीक है, तो ये होता है मिडिल क्लास माइंडसेट। रिच माइंडसेट क्या होता है? इनकम आती है, एसेट खरीदता है, दुकान खरीद लेगा, म्यूचुअल फंड खरीद लेगा, स्टॉक खरीद लेगा, कुछ भी खरीद लेगा, सोना खरीद लेगा, जमीन खरीद लेगा, कुछ भी खरीदेगा, पर एसेट खरीदेगा। बाद में वो एसेट भी पैसा जनरेट करता है और इनकम भी पैसा जनरेट करती है, जिससे वेल्थ कंपाउंड करने लग जाती है। एसेट खरीदेगा अगर कोई, अगर इस तरह से मिडिल क्लास, तो उसमें समझौता भी तो हो सकता है करना पड़े आपके डेली रूटीन वाली चीज़ों में, या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। देखिए, तो ये ठीक है। मैं मानता हूं कि आप शुरुआत में जितना अपने आप को पीड़ा देंगे ना, वो आपके लिए ठीक है। आप है ना कितने समय तक अपने आप को पीड़ा देने वाले ना, आप डिसाइड कर लो। क्योंकि अगर जिंदगी ने ये डिसाइड कर लिया ना, तो आपको ये बहुत भारी पड़ेगी। तो आप अपने आप को 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, कितने साल की पीड़ा देने वाले हो, कितना आप स्ट्रगल करोगे, या आप ही डिसाइड करो। अगर आपने नहीं किया तो फिर लाइफ डिसाइड करेगी, और वो फिर पूरा लाइफ ही करवाती है। तो आपको चूज करना है, दिस इज अ चॉइस। मैं इसको कहता हूं लाइफस्टाइल वर्सेस फ्रीडम। आप लाइफस्टाइल चूज करना चाहते हो, फ्रीडम चूज करना। मैंने फ्रीडम चूज किया जब मैं स्टूडेंट था, या मैं जॉब में घुसा। मेरे को नहीं करनी थी नौकरी जिंदगी भर, तो मैंने फ्रीडम चुना। पर हर आजादी खून मांगती है। इसी तरीके से आपको अगर फाइनेंशियल आजादी भी चाहिए, तो आपको शुरू में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर फाइनेंशियल फ्रीडम का ढोंग मत रखिए कि नहीं मेरे को तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए। फिर आप ढोंगिए, आप सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। भाई मैं बोलूं मेरी अभी हेल्थ ऐसी है, मैं ऋतिक रोशन बनना चाहता हूं, फिर भी मैं सुबह उठ के जिम ना जाऊं, मेहनत ना करूं, ठीक ना खाऊं, तो फिर तो मैं ढोंग कर रहा हूं ना। जैसे हम विशफुल थिंकिंग कहते हैं, कि विशफुल थिंकिंग है मेरी, कि मेरे को ऋतिक रोशन जैसा बनना है, पर मैं तो कोई एफर्ट नहीं डाल रहा उसके प्रति। तो आपको फाइनेंशियल आजादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वेल्थ चाहिए, पर हरकतें आपकी उल्टी हैं कि मैं खर्च भी करूंगा, तो ये नहीं चलता। हाँ, खर्च को एक प्रपोर्शन में कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं जीरो करने, मैं नहीं कह रहा कि कुछ भी मत करो, बट एक प्रपोर्शन में करना जरूरी है। अच्छी बात कही आपने। मतलब बहुत एब्सर्ड माइंड में रहने की जरूरत नहीं, या तो इस पर या उस पर क्लियर रहो। आप ही क्लियर रहो। हमारे को कोई मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं जिन्होंने, जो अच्छी कमाई कर रहे हैं, पर आज भी वो जॉब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, बच्चों को बहुत ही अच्छे स्कूल में डाल दिया, 4 ट्यूशन क्लासेस लगा दी, तो उन्होंने लाइफस्टाइल लायबिलिटीज बांध ली है, तो वो एसेट क्रिएट ही नहीं कर पाए। अब जब आप एसेट ही नहीं क्रिएट करोगे, तो आपको इनकम कहां से आएगी बाद में? और आप तो ह्यूमन मशीन हो ना, आप तो नीचे धीरे धीरे नीचे जाने वाले हो। देखिए 2 तरह के कैपिटल होते हैं, एक होता है ह्यूमन कैपिटल, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल। जब हम करियर स्टार्ट करते हैं, हमारा ह्यूमन कैपिटल बहुत होता है, क्योंकि हम यंग हैं, हमारे पास बहुत समय है। पर एज एवरी वन ऑफ अस एजेस, हमारा ह्यूमन कैपिटल कम होता है, हमारी काम करने की क्षमता कम होती है, माइंड का अपग्रेड होने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। पर उस दौरान आप अपना फाइनेंशियल कैपिटल बनाते हो, आपके पास एफडी होती है, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, गोल्ड होता है, तो वो आपका फाइनेंशियल कैपिटल बन जाता है। पर अगर आपका ह्यूमन कैपिटल गिर रहा है और आपने फाइनेंशियल कैपिटल की जगह लायबिलिटी ले ली है, तो भाई आप तो बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हो, आखिरी दिन तक काम करना पड़ेगा आपको। तो ये सिचुएशन है। नाइस। अब जरा बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ईटीएफ की। जी, है ना। या आपने एसआईपी को लेकर बताया भी कि एसआईपी ने आपकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट टर्न लाया, मनी फिलॉसफी चेंज की, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, और इसको अच्छा क्यों माना जाता है? देखिए, एसआईपी का मतलब होता है नियमित तरीके से निवेश करना। काफी लोग मुझसे आगे पूछते हैं, सर बेस्ट एसआईपी बताओ। मैं उनको बोलता बेस्ट एसआईपी नहीं होती है, एसआईपी होती है। बेस्ट एसेट क्लास होता है, राइट एसेट क्लास होता है। एक्चुअली सबको ना बेस्ट चाहिए, उनको बेस्ट की जरूरत नहीं है, राइट की जरूरत है। लोग कहते हैं बेस्ट बताओ सर, बेस्ट म्यूचुअल फंड बताओ, बेस्ट स्टॉक बताओ। बेस्ट नहीं, राइट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। जो बेस्ट है हो सकता है आपके लिए राइट नहीं है इस टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं कि जिसमें जो बेस्ट है वो राइट नहीं होता। तो एसआईपी एक नियमित तरीका, और ये बहुत समय से चल रहा है। अगर आप धनतेरस पे गोल्ड खरीदते हैं, वो भी एसआईपी है, हर साल खरीदते हैं।
तो भी एसआईपी, ऐसा जरूरी नहीं है महीने में खरीदनी है। अच्छा, एसआईपी का मतलब होता है नियमित तरीके से जो आप निवेश करो। नियमित का मतलब ये नहीं है कि महीने में हर बार, नियमित हो सकता है हर रोज, आप हर रोज निवेश करो, वो भी नियमित है। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बांध ली है। अक्षय तृतीया या फिर ये धनतेरस जो है वो एक ईयरली फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है, पर आप हर ईयर करेंगे, ये नियमित तरीके से आपको करना है, उसे हम एसआईपी कहते हैं। आप डेली एसआईपी कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, एनुअली कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। आपको फ्रीक्वेंसी बांधनी है कि मैं कितने फ्रीक्वेंसी में निवेश करूंगा, ठीक है। अधिकांश लोग महीने की करते हैं, अधिकांश लोग महीने की करते हैं। जिस तरह ईएमआई चलती है उस तरह लोग एसआईपी भी बांध लेते हैं। और महीने की क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों की तनख्वाह महीने की आती है, तो महीने की एक बार तनख्वाह आती है 30 तारीख को, 31 तारीख को, उसमें से कुछ पोर्शन आप अपना निवेश कर देते हो ताकि वो लॉन्ग टर्म एसेट बनता रहे और आप भी ग्रो करे, वो भी ग्रो करे, तो एक पॉइंट पे आके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको। तो ये आपका एसआईपी का फंडामेंटल है। मैं देख रहा था कि एक वीडियो आया था, इससे पहले का ही था, कि 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। तो क्या आज के टाइम में भी ये प्रासंगिक है कि ऐसा? 250 रुपये से भी चालू हो जाती है। अच्छा, 250 रुपये से भी एसआईपी चालू हो जाती है। देखिए, मतलब वो वर्थ है, मायने रखता है इतने कम से करना? हाँ, अब आपका बिल्कुल सही प्रश्न है। 250 रुपये से आप करोड़पति तो नहीं बनने वाले, ठीक है, पर 250 रुपये क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। 250 रुपये कौन करने वाला है? 250 रुपये वो करने वाला है जिसकी आमदनी महीने की 6,000 होगी, 7,000 होगी, तो उसके लिए तो 250 ठीक है। अच्छा, क्या उसकी जिंदगी भर आमदनी 7,000 रुपये रहेगी? नहीं, हो सकता है अगले साल 10,000 हो जाए, फिर 12,000 हो जाए, फिर 15,000 हो जाए। वो कुछ ऐसी मेहनत करे, कुछ ऐसा सीख ले जो उसकी तनख्वाह इमीडिएटली 25-30,000 हो जाए। पर अगर उस बंदे में हैबिट नहीं होगी, अगर उसको हैबिट ही नहीं होगी, तो चाहे वो 7,000 कमाए या 70,000 कमाए या 7 लाख कमाए, वो कभी भी निवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए सिर्फ हैबिट के पर्पस के लिए मैं सबको कहता हूं, चाहे आपकी आमदनी कितनी भी कम हो, आप यार 250 रुपए तो साइड कर ही सकते हो, 500 रुपए तो साइड कर ही सकते हो। अगर आप 12,000 कमा रहे हो तो 500 रुपए नहीं साइड कर सकते, आप भूल जाओ, आप बोलो मेरी तनख्वाह ही 11,500 है, मुद्दे खत्म हो गए, क्या डिस्कशन करना। आपकी 25,000 तनख्वाह, बोलो मेरी तनख्वाह ही 23,000 है, 2,000 मिलता ही नहीं है मेरे को। पीएफ क्या होता था? यही तो होता था, आपकी तनख्वाह में से ही काट लिया, तो आप सोचते हैं हाँ यार इन हैंड इतना ही आएगा। आप बोलते 23,000 25,000 तनख्वाह है, 2,3600 रुपए मेरा ईपीएफ कट गया, तो 25,000 माइनस 3600 मोटा मोटी 21,400 रुपए मेरे को आएगा। 21,400 मेरे पास है खर्च करने को, तो आपका माइंड अट्यून हो गया कि आपके पास 21,400 ही है। लेकिन वो तो एक तरह से फोर्सफुली, हाँ, देखिए मतलब हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह ही नहीं सकते, और इसीलिए फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जब ये 80C का रूल बदला और जिसमें कहा गया कि पीपीएफ को माफ नहीं करेंगे, वो सब करेंगे और स्लैब्स इजी कर देंगे, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि पुराने जो हमारे रूल था उसके हिसाब से लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। 1.5 लाख रुपए उनको पीपीएफ में डालना पड़ता था, या कोई ईएलएसएस में डालना पड़ता था, कहीं ना एफडी में डालना पड़ता था, कहीं तो डालते थे। वो फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट थी। लोग इंश्योरेंस खरीद लेते थे इस बहाने, चल यार 20,000 का प्रीमियम है, इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी अपने। अब वो सब हट गया है, हमें फोर्स करना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए, नहीं तो ये बेचारे ये जब रिटायरमेंट होगी इन लोगों की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मैनेज नहीं होंगी चीजें इनसे। एक म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों एक थोड़ा सा आसान भाषा में अगर आप बता पाए, और साथ में बेटर दोनों में से कौन सा है? देखिए, पहले ना हम समझते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग वर्सेस बास्केट इन्वेस्टिंग। इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग है, आप गए आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, कोई रिकमेंडेशन है, एक उदाहरण है, आप गए आपने टीसीएस का शेयर खरीद लिया, तो वो गई इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग। आपको अच्छी लगी कंपनी, आपको समझ आ गई, आपने पैसा निवेश कर दिया। पर क्या होता है कि कभी कभी निवेशक के पास 250 रुपए है, अब उसको रिलायंस का शेयर चाहिए, रिलायंस का शेयर है 1500 का, तो खरीद ही नहीं सकता। उसको चाहिए टीसीएस का शेयर, वो 3,000 का है, इन्फोसिस है 1500 का शेयर है, यूनिलीवर है 2500-2600 का शेयर है, तो भाई वो तो खरीद ही नहीं सकता। पर 250 वाले अगर 1000 लोग मिल जाएं तो वो 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे, तो 2.5 लाख में तो सारे शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये होता है बास्केट इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपको वो जिस चीज की समझ नहीं है उसके लिए उसने लोग बैठाए हुए हैं और वो आपके बिहाफ पे निवेश करते हैं। अब जब वो निवेश करते हैं तो वो एक थीम बताता है कि हम इस हिसाब से निवेश करेंगे। हो सकता है हम बड़ी कंपनियों में पैसा डालें, मध्यवर्गीय कंपनियों में डालें, छोटी कंपनियों में डालें, या मिक्स करके डालें। वो अलग अलग कैटेगरीज होती है इन्वेस्टमेंट की जो आप
म्यूचुअल फंड्स करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ये है। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स ना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते। तो अगर आपको निवेश करना है तो वो एएमसी अकाउंट्स के थ्रू आप कर सकते हो, या ब्रोकर्स के थ्रू कर सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कर सकते हो। ईटीएफ भी बास्केट इन्वेस्टिंग है, पर आप उसको उसी तरह खरीद बेच सकते हो जैसे आप शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। ठीक है, तो वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी जो फंड है वो एक्सचेंज पे ट्रेडेड। अब फॉर एग्जांपल ये किसको क्या करना चाहिए, किसके लिए क्या बेहतर है। अगर आपको बिल्कुल पैसिव रहना है, यानी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके छोड़ दो। पर अगर आप थोड़ा एक्टिव हो सकते हो, आप स्टॉक मार्केट देख सकते हो और थोड़ा सा समय निकाल सकते हो, तो ईटीएफ में भी आप निवेश कर सकते हो। वो एक बेटर स्ट्रैटेजी। पर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग मैं लोगों को मना करता हूं, क्योंकि वो उनका स्किल नहीं है, उनको पता नहीं है कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बास्केट इन्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका बन जाता है पैसा डालने का। तो म्यूचुअल फंड और इसको ईटीएफ को अगर थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या ये कहा जा सकता है, जो मैं बता रहा हूँ, कि वो एक रेस्टोरेंट का थाली मान लीजिए जो देता है, जो अपने हिसाब से उसने खाने दे रखे हैं, ये हो गया म्यूचुअल फंड। और दूसरा वाला अगर ईटीएफ की बात करें तो उसमें बुफे सिस्टम है, आप खुद उसमें चूज कर सकते हो कुछ चीजें। इस तरह समझा जा सकता नहीं, है? दोनों ही थाली है। दोनों ही थाली है। दोनों ही थाली है। दोनों ही थाली है। एक अच्छा। थाली जो है वो ऐसा समझ लीजिए कि एक जगह आपने थाली खरीद लिया तो खरीद लिए, दूसरी जगह अगर आपने थाली खरीद लिए तो आप उसमें से कुछ पोर्शन किसी और को भी देके पैसा ले सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो उसको। म्यूचुअल फंड को आप ट्रेड नहीं कर सकते, या तो आप बाय कर सकते हो या सेल उसी कर सकते हो, उस पर कट ऑफ टाइमिंग्स होते हैं। ईटीएफ जो है वो म्यूचुअल फंड ही है, पर वो ट्रेड होता है मार्केट में, उसका हर मिनट हर सेकंड भाव निकलता है, प्लस माइनस, जिस तरह एक नॉर्मल शेयर का निकलता है। ओके, एसआईपी को लेके थोड़ा सा और मैं एक एंगल और समझना चाहूँगा। एसआईपी के जरिए क्या करोड़पति बना जा सकता है, उसका क्या तरीका हो सकता है? करोड़पति नहीं, करोड़ोपति बना जा सकता है। हाँ, करोड़ोपति मतलब करोड़पति तो बहुत छोटा नंबर है। अच्छा। 1 करोड़ तो बहुत ही छोटा नंबर है एसआईपी के लिए। करोड़ोपति बन सकते हैं। देखिए, लोगों को ना सब कुछ जल्दी चाहिए, और मुझे समझ नहीं आता जल्दी क्यों चाहिए। आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, आप अपनी कमाई कर रहे हो, खर्चे भी कर रहे हो। अब आप अगला काम क्या, आपको निवेश करना है। आपने अपने खर्चे तय करे हुए हैं, आपने मजे के खर्चे भी तय किए हुए हैं, चलो मैं 1 साल में 1 बार घूमने चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो आपको उसके बाद क्या करना है, पैसे का निवेश करना है। अब निवेश का ना, आप कितना पैसा बनाओगे उसके 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक। आप कितना पैसा डालते हो, वो कितना रिटर्न्स कमाता है, और वो कितना समय के लिए रिटर्न्स कमाता है। ठीक है, तो अगर तीनों ज्यादा होगा तो आप तो बहुत पैसा कमा लोगे। आपने ज्यादा पैसा डाला, उससे ज्यादा रिटर्न बनाया, और ज्यादा समय के लिए बनाया, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बट अगर आपने अमाउंट नॉर्मल डाला, रिटर्न भी नॉर्मल रखा, पर अगर आपने समय ज्यादा दे दिया ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बड़ा मैजिक नहीं है। ऐसे थोड़ी उसको 8वां अजूबा बोला जाता है। अच्छा। इसका उदाहरण देता हूं। आपको पता है बर्कशायर हैथवे करके कंपनी है वॉरेन बफेट की, वो 1965 में बनी थी। आज उसकी एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 6.5 करोड़ रुपए है। ओह गॉड। लिस्टेड है, देखा जा सकता है। 7-8 लाख डॉलर के आसपास का उसका एक शेयर है। ठीक है, अब इस कंपनी ने पिछले 60 सालों में सालाना 20% से हल्का सा कम रिटर्न दिया है। मतलब 20% दिया नहीं है रिटर्न इसने। हमारे लोग तो कहते हैं भाई महीने साल का 25% मिल जाए, 30% मिल जाए, 35% मिल जाए। उसने 20% से भी कम रिटर्न दिया। पर अगर आप देखें कि किसी व्यक्ति ने अगर उसमें 60 साल के लिए 1000 रुपए की एसआईपी की होती ना, तो आज उसका टोटल निवेश होता 7,20,000 रुपए निवेश होता। 1000 हर महीने डालते गए, 720 महीने के लिए डाला, 720 इंटू 1000, 7,20,000 हो गया। ठीक। एनी गेसेस उसकी वैल्यू क्या होगी आज? क्या वैल्यू का शेयर होगा वो आज? कोई गेस नहीं मारता, कोई फिर भी नंबर 2 करोड़ मान। 2 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, 5 करोड़ और ऊपर चलते हैं, 10 करोड़ और ऊपर चलते हैं, 20 करोड़। The answer is 794 crores। अब 1000 रुपए ज्यादा था? नहीं, छोटा अमाउंट था, बहुत ही छोटा अमाउंट था। क्या 19.8% रिटर्न बहुत ज्यादा थे? पर ज्यादा क्या था? समय। 60 साल का समय था।
अच्छा आप बोला 60 साल बाद ऐसे होगा वैसे। अरे अगर आपकी एक जनरेशन ने मेहनत करके आपके लिए 794 करोड़ रुपए छोड़ दिए तो आप सोचो आप कहाँ हो गए, आपका पूरा फैमिली का अस्तित्व कहाँ हो जाएगा। और हम लोग आजकल कहते हैं कि भाई पापा ने काश एक जमीन ले ली होती, आज वो 100 गुना हो गई होती, मेरे पापा ने शायद गोल्ड ले लिया होता तो ऐसा होता। तो आपके बच्चे भी तो वही बोलेंगे ना, काश मेरे पापा ने कोई म्यूचुअल फंड में SIP कर दी होती तो हमारे बारे नारे हो जाते। तो एक जनरेशन को तो खटना पड़ेगा। और वो एक मतलब लिमिट क्रॉस करके थोड़ी हिम्मत करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अमाउंट आप बता रहे हैं आज, उस वक्त तो वो भी बड़ा अमाउंट था ना। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज 1000 की चालू करो। अच्छा आज ही कर लो 1000 रुपए की। 1000 रुपए आज तो बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, पर 794 आज भी बड़ा है, कल भी बड़ा है, परसों भी बड़ा है, 60 साल बाद भी बड़ा है। अब 794 नहीं होगा, हम भगवान तो है नहीं। मैं कहता हूँ 20 करोड़ होगा, 25 करोड़ होगा, 30 करोड़ होगा। आपने किया क्या वो रिटर्न्स पाने के लिए, पहले ये तो बताओ। क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किया आपकी तरफ से? ना आपने कोई रिटर्न्स देखे, ना कोई फंड देखा, कुछ बन रहा है, पैसा बन रहा है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि कंपाउंडिंग का पहला उसूल है कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और हम यही करते हैं, अंदर बाहर, खरीदा बेचा, कैसे पैसे बनेंगे? वो काम फंड मैनेजर का है, उसको करने दो भाई। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा ना। आप बोलो नहीं मैं एक काम करता हूं, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखता हूं और जाके हार्ट सर्जरी कर देता हूं, तो अलाउ करेगा क्या कोई आपको? आप देख लो, पूरी वीडियो देख लो, 3 घंटा वीडियो देखो बैठ के। अच्छा एक डॉक्टर का पॉडकास्ट भी सुनो जो सबसे बड़े आपके हार्ट सर्जन है, उसके बाद आप चाकू छुरी लेके लग जाओगे क्या उसका हार्ट सर्जरी करने? और वो आपको अलाउ करेगा क्या? नहीं ना। आप समय देते हो, सीखते हो, और 40 साल बाद 30 साल बाद आदमी एक सक्सेसफुल हार्ट सर्जन बनता है। तो इंसान अपने करियर में 30 साल रुकने को तैयार है, 40 साल रुकने को तैयार है। निवेश में उसको 4 दिन में पैसा डबल चाहिए। ट्रू, सही बात है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप उसको भी करियर की तरह देखिए। म्यूचुअल फंड को लेके थोड़ा समझते हैं। म्यूचुअल फंड को लेके बड़े मिथ कौन से हैं जो लोगों में घर किए हैं या सोचते हैं? देखो म्यूचुअल फंड में लोगों को लगता है कि वो म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले क्वार्टर में या पिछले 6 महीने में 12। वो गलत है। अच्छा, आपको वो म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जो आपके गोल के साथ अलाइंड है। इसलिए मैंने कहा ना, इसमें बेस्ट वर्क नहीं करता, राइट वर्क करता है। इसका उदाहरण देता हूं। पिछले साल मेरे पास एक सज्जन आए, उनके पास 15 लाख रुपए थे। 1 साल बाद उनके डॉटर की स्कूल की फीस देनी थी, 1 ईयर बाद, आज मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात। तो उन्होंने क्या सोचा, देखो 15 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, 1 साल बाद जरूरत है, अभी जरूरत भी नहीं है। ये एक स्मॉल कैप फंड है, इसने पिछले 3 सालों में 36% रिटर्न दिया है। तो अगर इसने अगले साल भी 36% रिटर्न दे दिया तो मेरे पास तो 5 लाख रुपए ज्यादा आ जाएंगे। 15 लाख के ऊपर 5 लाख रुपए और आ जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बेस्ट म्यूचुअल फंड पकड़ लिया। पर क्या वो राइट म्यूचुअल फंड था? अब उन्होंने जब पकड़ा तो सितंबर 2024 में पकड़ा। उसके बाद जो है स्मॉल कैप इंडेक्स 20% गिर गया। उनके 15 लाख रुपए रह गए 12 लाख रुपए। ठीक है, अब बेटी की फीस आ गई है, 3 लाख रुपए कहां से लाएंगे? तो ये अब वो क्या कहेंगे पता है? वो कहेंगे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग, हाँ, तो वो तो ठीक है, स्टॉक मार्केट में तो नुकसान ही होना है। ऐसे ही लोग जाते मेरा नसीब ही खराब है, मैं पैसे बना ही नहीं सकता, चोरों का अड्डा है, सब बोल देंगे। अरे भाई, आपके बेटी का एग्जाम का पैसा था, ये फीस का पैसा था, आपको किसने बोला उसके साथ गैम्बलिंग करो और वो भी स्मॉल कैप में डालो? आप एक डालते डेट फंड में जिसमें फिक्स्ड आपको 7 से 8%। आपका लालच जागा इसलिए आप फंसे। अब भाई स्मॉल कैप में कब डालना चाहिए? जब आपका विजन 10 साल का होता है तब डालना चाहिए। आपको यहां 1 साल बाद पैसा चाहिए था, वो भी है। तो ये जो म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी मिस्टेक है, लोग म्यूचुअल फंड को समझते ही नहीं है। हर कैटेगरी, हर गोल, हर रिस्क, हर नीड के लिए म्यूचुअल फंड है। आपको ज्यादा रिस्क लेना है, आपके लिए भी म्यूचुअल फंड है। मेरे को कम रिस्क लेना है, मेरे लिए भी म्यूचुअल फंड है। आपको 25 साल के लिए निवेश करना है, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड है। मेरे को 2.5 साल निवेश करना है, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड है। पर अलग है। तो हमारे को बेस्ट नहीं, राइट कैटेगरी चूज करनी है। हर किसी का रिस्क भी तो अलग अलग होता है ना। रिस्क एपेटाइट भी समझना जरूरी होगा। उसके लिए कोई फॉर्मूला है, कोई तरीका है? एक ही सवाल मैं पूछता हूं, आप कितना लाल देख सकते हो? अच्छा, अपने पोर्टफोलियो को कितने खून से सने हुए रंग से देख सकते हो? लाल रंग से देख सकते हो। अच्छा, आप कहते हो संजय जी डोंट वरी, मैं तो 25 साल के लिए निवेश कर रहा हूं, ये गिरने दो मार्केट को, कोई प्रॉब्लम।
तो आपका पोर्टफोलियो जो है हाई रिस्क बनेगा। एक व्यक्ति बोलेगा सर मेरे को समझ नहीं आता, मैं 10% से ज्यादा नहीं देख सकता, मैंने 1 करोड़ डाला, मेरे को 90 लाख से नीचे की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए कभी भी, चाहे मार्केट कितनी भी गिर जाए। तो उसका पोर्टफोलियो अलग लेवल से बनेगा। एक बंदा बोलता है सर 10 लाख छोड़ो, मेरे को तो 1 लाख रुपए भी नीचे नहीं दिखना है, तो उसका पोर्टफोलियो अलग लेवल से बनेगा। हाँ। सिंपल है, आप कितना लाल देख सकते हो ये आपका रिस्क डिफाइन करता है। एक और सवाल है जो लोगों के मन में रहता है, मेरे मन में भी है, कि एक आम इंसान अपनी कमाई का कितना हिस्सा उसको इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए? देखिए, अगर आपकी तनख्वाह किसी की कम है, मैं कहूंगा से 25,000 20-25,000 के आसपास, मिनिमम 10%। और जो मैंने रूल कहा ना, ऊपर से माइनस कर दो और भूल जाओ कि मेरी तनख्वाह ही नहीं है वो। ठीक है, अगर आपकी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेट्स से आपकी 50,000 के आसपास तनख्वाह हो जाती है, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20% आपको निवेश करना चाहिए। और अगर आपकी तनख्वाह 75,000 80,000 से और ऊपर हो जाती है, 10 लाख रुपए साल से ऊपर हो जाती है, तो 25% आपको निवेश करना चाहिए। 25% निवेश करना चाहिए। देखिए, ये आप ही का पैसा है भाई, आप ही उसको लॉन्ग टर्म के लिए, आप हिस्से बांट लो ना। 25% आपने निवेश कर दिया, 12 लाख तक तो टैक्स देना नहीं है आपको कोई भी किसी प्रकार का, तो भी आपके पास 75,000 रुपए बचेंगे, जिससे आप जो है अच्छे से घर चला सकते हो, EMI भी ले सकते हो, लोन भी ले सकते हो, गाड़ी भी ले सकते हो, घर भी ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। यू कैन हैव अ फुलफिलिंग लाइफ विद दैट मनी। ठीक, बढ़िया। FD के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। FD क्या आज के टाइम में आउटडेटेड है या आज भी काम की चीज है? मैंने कहा ना, हर इन्वेस्टमेंट का एक पर्पस होता है। ठीक। FD का एक पर्पस है। लोगों ने FD की बहुत बेचारे की धुलाई करी है, बहुत ज्यादा धुलाई कर दी। FD का एक पर्पस है सर। FD का पर्पस ये है, वो आपका इमरजेंसी पैसा रखने के लिए काम आता है। अब आपको रात को इमरजेंसी आई है, तो वो म्यूचुअल फंड तो तोड़ नहीं सकते। अब आप आपने भर दिया सारा पैसा म्यूचुअल फंड में पटक दिया, रात को कोई भगवान ना करे कुछ आ गई आपदा विपदा, तो कहां से लाओगे पैसा? FD से। तो इसलिए FD में भी पैसा रखना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे क्लाइंट है, बोले कि मुझे ना 60-65 साल के हो गए थे, अच्छा खासा पैसा था, 2-3 करोड़ रुपए उनके पास बन गए थे। अब वो कहते मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तो मैं ठीक है आप FD कर लो। बोलते FD में भी रिस्क नहीं लेना। मतलब FD तो वैसे ठीक ठाक रिस्क फ्री होती है। बोले नहीं सर, मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD चाहिए। अब जो FD ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD करनी है उनको, क्योंकि उनको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है। तो क्या गलत है? उनके पास ठीक ठाक पैसा है, उनको पता है मेरे को ब्याज कम मिलेगा, पर मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, और मेरा जितना पैसा आएगा मैं उससे घर चला सकता हूं। बढ़िया। FD का यूज केस है, ऐसा नहीं है FD का यूज केस नहीं है, पर FD को गाली देके कोई फायदा नहीं है। इमरजेंसी फंड के लिए FD काम आता है, अपॉर्चुनिटी फंड है। फॉर एग्जांपल, अब आपने हर जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी आपको पैसे बच रहे हैं, आपकी तनख्वाह अच्छी हो गई, 2 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, फिर भी आपको हर महीने 20,000 बच जाता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या इसका, तो आप एक अपॉर्चुनिटी फंड बना सकते हो कि भाई मैंने एक रेकरिंग डिपॉजिट कर दिया, हर महीने 20,000 जाता रहेगा। जिस दिन मेरे पास एक मौका आएगा कि भाई समझो सोना जल गिर गया, निफ्टी गिर गया, बड़ा फॉल आ गया, तो मैं उसमें तब डाल दूं। तो उस दिन FD में पैसा होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जरूरत के हिसाब से इसकी भी उपयोगिता आज भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, टोटली अग्रीड है। अगर मैं ये कहूँ कि 50,000 किसी की सैलरी है, और एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें कैसे बनाया जा सकता है, वो थोड़ा सा अगर आप समझा पाए तो। 50,000 सैलरी है तो 10 से 12,000 रुपए वो निवेश कर सकते हैं। मिनिमम 10,000 तो करना ही चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो आप कोई भी अच्छा मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड उठा लीजिए। अच्छा। क्योंकि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप क्या करता है, ये आपको तीनों सेक्शन में इन्वेस्टमेंट करने देता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो वो आप या तो आप कर लो कि अच्छा लार्ज कैप फंड पकड़ लो, अच्छा स्मॉल कैप फंड पकड़ लो, अच्छा मिड कैप फंड पकड़ लो, या उसको दे दो, वो कर लेगा अपने आप। तो आप क्या करो, एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड ले लो। अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कौन सा लूं, आप कंफ्यूज हो गए हो, तो आप एक इंडेक्स फंड ले लो जिसका नाम है निफ्टी 500। हमारे देश की टॉप 500 कंपनीज हैं, 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप। यही 500 कंपनीज में आप SIP चालू कर दो कोई भी इंडेक्स फंड के माध्यम से, यू विल बी फार अहेड ऑफ मेनी अदर्स इन योर लाइफ। नाइस। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ये उस समय इन्वेस्टमेंट के तरीके किस तरह से डिजाइन किया जाए? जितना गोल शॉर्ट टर्म होता है, 3 साल, 2 साल, 4 साल, उतना व्यक्ति को पोर्टफोलियो में डेट ज्यादा रखना चाहिए। मतलब फिक्स्ड इनकम, FD, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अच्छा, ये सब रखना चाहिए। ठीक है। और जितना
आपका गोल दूर है, फॉर एग्जाम्पल 10 साल, 15 साल, 20 साल, उतना पोर्टफोलियो में इक्विटी ज्यादा रखना चाहिए, डेट कम रखना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे को उम्र के हिसाब से डेट और इक्विटी होना चाहिए। 100 माइनस एज का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 100 में से 30 माइनस करें तो आपका पैसा 70% इक्विटी में होना चाहिए, 30% डेट में होना चाहिए। अच्छा। मैं थोड़ा सा नहीं मानता इसको। मैं कहता हूं कि आपका डेट इक्विटी जो एलोकेशन है वो आपके प्योरली गोल के हिसाब से होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। आपने कंपाउंडिंग की बात की थी बीच में, वो थोड़ा सा बताएं, कंपाउंडिंग का ये मैजिक जादू कितना बड़ा है? देखिए, हमने एक एग्जाम्पल देखा 1000 रुपए वाला कि कैसे 7,20,000 जो है वो 794 करोड़ हो गया। इसी तरीके से एक म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप, 1995 में आया था, 30 साल पहले। 10 रुपए का आया था, आज 2200 रुपए का है। 10 का आया था, 2200 का है। 2200 का है, 220 गुना हो गया 30 साल में। ठीक है, लोग क्या कहते हैं ना, लोग जमीनों में गुने के हिसाब से बताते हैं, सॉरी ये जमीन 10 गुना हो गई, 20 गुना हो गई, 30 गुना हो गई, 50 गुना हो गई। कोई भी म्यूचुअल फंड को गुने में नहीं बताता, वो रिटर्न्स में बताता है। साल का 20% रिटर्न बना तो अचानक से लगता है यार म्यूचुअल फंड तो कोई रिटर्न ही नहीं दे रहा, यहां देखो 20 गुना हो गया। अरे वो 20 गुना 10 साल में हुआ, 20 साल में हुआ, वो तो देखो कितने साल में हो भी तो देखना पड़ेगा। तो यहां भाई 220 गुना हुआ है पैसा। तो ये पावर है कंपाउंडिंग का। बढ़िया। पैसिव इनकम के बारे में थोड़ा बताइए। पैसिव इनकम ये मतलब है, ट्रूथ है, या फिर ये बस कहने वाली बात है? बिल्कुल ट्रूथ है। एफडी भी पैसिव इनकम है। एफडी से पैसिव इनकम हो सकती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड से पैसिव इनकम बन सकती है आपकी, म्यूचुअल फंड्स के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से आपकी वो बन सकती है, पैसिव इनकम बन सकती है। तो पैसिव रेंटल रियल एस्टेट से पैसिव इनकम बन सकती है। अगर आप कोई शेयर्स पकड़ के बैठे हैं और उसके डिविडेंड्स अच्छे आ रहे हैं तो उससे पैसिव इनकम बन सकती है। पैसिव इनकम तो किसी भी चीज से बन सकती है। वेल्थ को अगर लेकर बात की जाए, वेल्थ क्रिएशन को लेके, तो क्या वहां पर सेफ शॉर्टकट है कोई, या फिर वो लॉन्ग टर्म का ही खेल है? देखिए, वेल्थ बनती ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से नहीं होगी। हो ही नहीं सकती। कंपाउंडिंग को टाइम ही नहीं मिलेगा ना भाई। तीन ही चीजें ना, कितना पैसा डालते हो, कितने रेट पे कंपाउंड होता है और कितने देर तक होता है। तो जो देर तक है वो तो पावर में है, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे बड़ा फैक्टर टाइम है। हमारे को क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखा तो दिया, समझाया नहीं किसी ने कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। शेयर बाजार लोग देखते हैं और आज तक फोन में सारी चीजें हैं, तो लोगों को मन करता है कि हम भी उसमें वो करें, लेकिन कौन से इन्वेस्टर्स आपके हिसाब से उसमें फंस जाते हैं? जिनको गेट रिच क्विक होना है, आज 10 रुपए, कल 100 रुपए, फिर 1000 रुपए, फिर 2000 रुपए। देखिए, वॉरेन बफेट की ना एक बात, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बट एक बात मुझे बड़ी पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को भी रिश्ता लंबा निभाना हो, किसी के साथ भी, आपको पार्टनर के साथ, फ्रेंड के साथ, तो क्या एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सबने बोला ट्रस्ट होना जरूरी है। बोलता है ये सब बकवास है, साइड रखो। अच्छा। बोलते एक ही चीज जरूर है, एक ही चीज जरूरी है। वो क्या है? कम अपेक्षाएं, लेस एक्सपेक्टेशंस। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप से लेस एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो रिश्ता लंबा निभता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से भी कम अपेक्षाएं रखेंगे, राइट अपेक्षाएं रखेंगे, तो वो आपको लंबे समय तक पैसा देगी। अगर आप सोचेंगे ये मेरे को 2x 3x कर देगी, तो फिर सारा पैसा लूट के चली जाएगी और फिर लोग बोलेंगे ये तो गैम्बलिंग है, ये तो वो है, ये। डायरेक्ट ट्रेडिंग में लोग ज्यादा पैसा क्यों खोते हैं जबकि उन्हें लगता है कि वे इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, वही है, बिना सीखे अगर आप मार्केट को ट्रेड करोगे तो जो बेचारे 5-5 10-10 साल से लगे हुए हैं, 20-20 साल से लगे हुए हैं, वो पागल तो नहीं है। जमाने और जिंदगी निकल जाती है ट्रेडिंग सीखते सीखते। तो मैं सबसे आग्रह ये करूंगा, क्या ट्रेडिंग हमें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर बिना सीखे मत करिए। और आप ये मत अपेक्षा करिए कि मैं 10 दिन सीखूंगा और काम हो जाएगा। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, इट्स अ रोल ओवर प्रोसेस है। आपको सीखते रहना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कंप्लीटली सीख पाओगे। आपके अनुभव में तो बहुत सारे लोग आए होंगे, कोई ऐसा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं आप जिसमें लोगों ने किसी ने पैसा लगाया और छोटी गलती की और बड़ा पैसा खो दिया? देखिए, एक तो स्कैम्स बहुत होते हैं, तो मैं सबको बोलूंगा कि आप स्कैम से बचिए। बहुत ज्यादा स्कैम्स का इशू हो रहा है आजकल, और हाँ, कुछ लोग तो हमारे नाम पे स्कैम करते हैं, कुछ और भी नामों पे स्कैम करते हैं। तो एक तो स्कैम से बहुत दूर रहिए। आपसे अगर कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है तो आंख बंद करके मत दीजिए, पूरी शनाख्त कीजिए उसकी, उसके बाद पैसा दीजिए उसको। ठीक है?
आइडियली जो व्यक्ति आपसे टेलीग्राम पे पैसा मांग ले उसको तो कभी मत दीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब पे पैसा मांगे तो उनको बोलिए मुझे आपका प्रॉपर वेबसाइट बताइए, अकाउंट नंबर्स बताइए, कंपनी का नाम बताइए, तो जो लेजिटिमेट कंपनी होगी वो देगी, जो नहीं होगी वो नहीं देगी। तो सबसे बड़ा जो मुझे आज का थ्रेट लगता है वो स्कैम्स लगता है और कुछ नहीं लगता। स्कैम्स, उससे बचने की जरूरत है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त बदल रहा है सर, चीज़ें नई नई आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ चुका है, तो उसके आने से क्या इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके में चेंज आप देख रहे हैं या कुछ और होने वाला है? बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं रोबो एडवाइजरी। मतलब जो आज जैसे हम एडवाइजर हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारी जगह रोबोट बैठा होगा, वो बैठ कर एडवाइस कर रहा होगा कि आपका फंड कितना है, आपको कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा देना है, कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना है, वो आपकी हेल्प कर रहा होगा। तो इसे रोबो एडवाइजरी कहते हैं। तो रोबो एडवाइजरी कैन बी द नेक्स्ट बिग फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो आज के टाइम में ये हो रहा है, जैसे कि हम लोग बहुत चैट छोटे GPT स्केल से पे बात करते हैं, बहुत तो छोटे हाँ, स्केल पे हो तो रहा है। हर तरह के जवाब मिल जाते हाँ, हैं। बहुत छोटे स्केल पे हो रहा है, पर लोगों को अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पैसे का बात है ना। तो पैसे को लेके लोगों का अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने पैसे जो है पकड़ा दे इनको। पर आएगा, एक टाइम आएगा जब लोगों को इन पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्रिप्टो को लेके सर बातें होती हैं, और अब खैर पहले से तो बहुत ज़्यादा खुल के लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो ये भी वेल्थ क्रिएशन का एक तरीका है, जरिया है, या फिर ये सट्टेबाजी या देखिए, मैं वापस कहता हूं कि क्या गुलाब जामुन से डायबिटीज हो सकता है? बताइए। डिपेंड करता है आप कितना खाते हो। हाँ वो ठीक है। क्या चाय में चीनी डालने से डायबिटीज हो सकता है? डिपेंड करता है आप कितनी डालते हो। हाँ ट्रू, सही है। ठीक है। हाँ। तो बस यही जवाब है। अगर क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास, इट्स एन एसेट क्लास, पहले आप समझो एसेट क्लास है। जैसे सोना एक एसेट क्लास है, चांदी एक एसेट क्लास है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ये सब एसेट क्लास है, रियल एस्टेट। वैसे ही क्रिप्टो भी एसेट क्लास है। उसका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है? हाई रिस्क, हाई रिटर्न। ठीक है। चीनी बहुत मीठी होती है, मजा आता है, चाय में डालते एकदम बढ़िया बन जाता है। गुलाब जामुन, आइसक्रीम बहुत मीठा, मजा आता है खाने, पर नियमित खाना चाहिए, तो मजा भी आता रहेगा और आपका हेल्थ भी खराब नहीं होगा। तो नियमित तरीके से अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं, अगर आप 10,000 का निवेश करते हैं टोटल, आपने 500 से उठा के 1,000 रुपए डाल दिए क्रिप्टो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालिए। प्रॉब्लम नहीं, हम तो भाई सारा पैसा डाल देंगे, पूरी थाली में सिर्फ गुलाब जामुन खाएंगे, 10 गुलाब जामुन खाएंगे डिनर पे रोज, तो फिर आपकी हेल्थ खराब होनी है, शुगर होने तय है। इसकी लीगलिटी को लेके क्या है सर? जैसे कि मैं देखता हूँ कि बहुत खुल के इसको लीगल नहीं बताया जाता, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से है इस पे, थोड़ा इसको समझाइए। बड़ा अजीबोगरीब सा रिश्ता है ये कि FIU जो बॉडी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वो तो एक्सचेंज को अप्रूवल देती है, सरकार अपना टैक्स भी लेती है। मतलब प्यार नहीं करते, पर बस मना भी नहीं कर पा रहे। पर अब जो है एक एनकरेजिंग चीज हुई है, वो है कि सरकार ने क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि सरकार को दिख गया, देखो भाई क्रिप्टो तो दुनिया में आ चुका है। आज ब्लैक रॉक जो दुनिया का सबसे बड़ा फंड है, उसके पास करीबन 7.5-8 लाख बिटकॉइंस है। बहुत बड़ा नंबर होता है। $80 बिलियन के बिटकॉइंस है उनके पास। ठीक है। US ट्रेजरी में अब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हो गया है। तो बिटकॉइन को नकारा नहीं जा सकता। अब होता क्या है कि जब हमारे देश में ये रेगुलेट हो जाता है इतनी तरीके से, तो बच्चे और लोग क्या करेंगे, वो बाहर जाके निवेश करेंगे। जब बाहर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे देश का पैसा बाहर जाएगा। ठीक है। फिर उनके साथ स्कैम्स भी होंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो सरकार ने ये सवाल पूछने चालू कर दिए कि भाई हमारे इतने टाइट रूल्स की वजह से कितना धंधा बाहर जा रहा है। तो जब अच्छे सवाल पूछे जाते हैं ना, तो अच्छे जवाब आ ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कुछ समय में एक क्लैरिटी आनी चाहिए इस पे और ज्यादा। लेकिन जरूरत है क्लैरिटी की, बहुत जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। देखिए, मैं कहता हूं प्लेग्राउंड्स को, रूल्स को एकदम सेट कर देना चाहिए। जो रूल है वो सेट कर दिए। या तो आप कंप्लीटली कह दीजिए भाई क्रिप्टो बैन इंडिया में, नो प्रॉब्लम। बीच में मत रखिए, क्योंकि बीच में क्या होता है ना, फिर ना अब वो मार्केट कभी बन पाती है, ना वो इंडस्ट्री कभी बन पाती है, और लोग होप में रह जाते हैं और टाइम निकल जाता है और फिर कुछ फायदा नहीं होता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि क्लैरिटी ऑन क्रिप्टो एक्ट is very much required. And I think it is about time for the government to realize कि ये highly adapted जो है asset class बन चुका है। लोगों ने बहुत निवेश कर दिया इसमें, बहुत ज़्यादा निवेश कर दिया। सर, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है आज के वक्त में,
लेकिन अगर हेल्थ को लेकर थोड़ा समझा जाए, देखा जाए तो हेल्थ को लेकर भी बहुत सारे रिस्क आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार उस चुंगल में कोई फंसा तो फिर वो आपके सारे इन्वेस्टमेंट को खाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। उसको लेकर किस तरह से प्लान किया जाए, हेल्थ इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर हम समझे तो? देखिए, आपको पता है गाड़ी की सीट बेल्ट किसने इजाद की थी? वॉल्वो ने। वॉल्वो जो कंपनी कंपनी। हाँ। उनको किसी ने बोला कि भाई क्या चीज बनाई है भाई तुमने, मजा आ गया, आदमी सेफ रहेगा इसकी वजह से। तो आप एक काम करो, इसको पेटेंट करा लो, क्योंकि ये तो सारी सारी गाड़ियों में रिक्वायर्ड है। तो सारी गाड़ियों में रिक्वायर्ड, आप पेटेंट करा लो तो जिंदगी भर आपको पैसिव इनकम बनेगा। अच्छा। जब टोयोटा सीट बेल्ट लगाएगा तब भी आपको देगा, मारुति लगाएगा तो भी आपको देगा, रोल्स रॉयस लगाएगा तो भी आपको देगा, क्योंकि डिजाइन तो आपका है। आपको पता है वॉल्वो ने क्या किया? उसको पेटेंट नहीं कराया। उसने बोला ये जान की कीमत पे हम पेटेंसी नहीं करा सकते, हमने पेटेंट कराई। क्या बात है। ठीक। तो सीट बेल्ट जो है इतनी आवश्यक चीज थी कि रेवेन्यू, इतना बड़ा रेवेन्यू होने के बावजूद, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी वॉल्वो को मिल सकती थी, फिर भी उसने नहीं किया है काम कि भाई मेरा अधिकार हो उसमें। तो हेल्थ केयर जो है ना, वो वही सीट बेल्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस वही सीट बेल्ट है जो आपको बड़े एक्सीडेंट से बचा सकती है। अगर आपने छोटा सा प्रीमियम देके, ठीक है, आपने छोटा सा प्रीमियम देके अगर अपने आप को सिक्योर कर लिया है, तो भाई आप ये थोड़ी चाहोगे कि आप बीमार हो जाओ, पर जिस दिन आप बीमार हो गए आप ये जरूर चाहोगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं छुआ जाए। और उस दिन अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं हुई तो यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। एक ही बस कदम बचा और आप डीप पॉवर्टी में आ जाओगे। तो बहुत परिवारों के साथ ये हुआ है, देखा है मैंने। हमारे पास तो केसेस आते ही रहते हैं, ये हो गया, ऐसे हो गया, 25 लाख चले गए, 30 लाख चले गए। तो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। अब इस ट्रॉमा को बचने का कॉस्ट पता है कितना है? 50 रुपए, 60 रुपए दिन का। और टाइम का भी तो होता है ना, किस एज में आप कब करा रहे हैं। जल्द से जल्द कराइए। जॉब लगते ही, पहली सैलरी आते ही उधार लेने का मत सोचिए, सीट बेल्ट पहनने का सोचिए। अच्छा, जॉब में भी तो मतलब इंश्योरेंस रहता ही है आपका। अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी ठीक ठाक कंपनी में है तो उसके बाद भी लेने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल लेने की जरूरत है। क्यों? बहुत सिंपल कारण है, आपको जॉब किसी तो साल छोड़ोगे, जिस साल छोड़ा वो इंश्योरेंस खत्म। अब आपने उस कंपनी में 15 साल काम कर दिया, आप 21 साल के थे, आप 36 साल के हो गए, अब आप अगला लेने जाओगे, आपका तो प्रीमियम बढ़ चुका होगा। अच्छा, आपने 21 साल की उम्र में ले लिया, कंपनी का भी चल रहा है, अब वो प्रीमियम तो 21 साल वाला ही चलेगा। अच्छा, क्या होता है, एक नो क्लेम बोनस मिलता है, जहां इंश्योरेंस कवर 6-7 गुना हो जाता है। तो समझे आपने पहले दिन 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया था, वो 70 लाख का हो गया होगा। तो आपका प्रीमियम भी बढ़ गया, सॉरी आपका प्रीमियम कम रह गया, आपका कवर बढ़ गया। और एक, अच्छा मैं कहता हूं, अचानक से समझिए आपकी जॉब चलेगी किसी की, और 2-3 महीने तक जॉब नहीं लगी, नहीं, और वो मतलब उसे इंश्योरेंस भी नहीं खरीदी, और उस 3 महीने में उसको कुछ हो गया। तो सोचिए क्या क्या पीड़ा होगी उसको कि यार अभी तक 3 महीने पहले तक तो मेरे पास इंश्योरेंस थी, 3 तो महीने मैंने नहीं रिन्यू कराई या मैंने नहीं ली। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसको सर जिंदगी जीने की एक कॉस्ट माननी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम पेट्रोल भराते हैं तो रोड टैक्स, उसमें टैक्सेस होते हैं, हमारे जिंदगी की एक कॉस्ट है। जो भी देश में आप रहोगे आपको देनी पड़ेगी, कहीं में ज्यादा देनी पड़ेगी, कहीं में कम देनी पड़ेगी। उसी हिसाब से आपको जो ये खर्चा है इंश्योरेंस का, वो आपको करना पड़ेगा। इसका कोई तोड़ नहीं है, विकल्प नहीं है इसका कोई। हाँ, मतलब आप इस बात को लेके ये नहीं सोच सकते मैं बीमार नहीं होऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा तो मैं लेता ही नहीं हूँ इंश्योरेंस। वो गलत अप्रोच है। आज के टाइम में तो ये सोचना भी थोड़ा मुझे लग रहा है टफ है। हाँ, और मुश्किल ही है कि कोई कहे। मैं लोगों को कहता हूँ अगर आपको इंश्योरेंस नहीं लेनी ना, एक बार जाके किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां जाके एक बार जरा मेन्यू कार्ड देख लो वहां का, देख लो। जब आपको अपने आप समझ आ जाएगी, भागते भागते पहले सबसे पहले इंश्योरेंस खरीदोगे। और ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है, और मतलब अच्छे खासे लोग जो फिट दिख रहे हैं, हाँ, उनको बड़ी बड़ी ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, बढ़िया है, बहुत सालों से जिम कर रहे हैं, फिर भी नहीं हेल्थ ठीक हो रही। क्या करें। एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा था सर, ये इसी को लेके, इसी से जुड़ा हुआ है लीगैलिटी को, कि मान लीजिए एक तो आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका इंश्योरेंस है, और आप ही के परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो उसकी तरफ से भी आपको एक इंश्योरेंस मिला हुआ है। तो ये अगर समझना चाहें इसको, तो ये दोनों अगर आपको मिल रहा है तो ये लीगल है या फिर क्या? लीगल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो सरकार देती है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप कवर्ड हो, तो फिर आपको, जैसे मेरे फादर ओएनजीसी में,
तो इज कवर्ड टिल लाइफ, मतलब जब तक वो हैं तब तक वो कवर्ड है, तो उनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत थोड़ी है। वो तो एज पर हिज लास्ट डेजिग्नेशन इज एंटाइटल्ड टू सम थिंग्स, तो वो एंटाइटलमेंट हमें मिलता ही मिलता है जब भी कुछ होता है। तो हम तो वॉक इन करते हैं, वॉकआउट करते हैं, हमारे को 1 रुपया नहीं देना पड़ता हॉस्पिटल का। नहीं, उनकी वजह से अगर कोई और इंश्योर्ड है तो मेरे मदर इंश्योर्ड है, और उनको लेने की जरूरत नहीं है। अब उनको लेने की जरूरत नहीं है, अब हमारे को लेने की जरूरत है, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिविजुअल अर्निंग हो गए, मैं और मेरा भाई, तो हमारी इंडिविजुअल इंश्योरेंसेज हैं, हमने अपने परिवार को उसमें जोड़ा हुआ है। सर देखिए, इंश्योरेंस बहुत छोटी कॉस्ट है, इट इज सच अ स्मॉल कॉस्ट, सच अ स्मॉल कॉस्ट जिसका हिसाब ही नहीं है। लोग क्यों नहीं लेते मेरे को समझ नहीं आता। लोग मुझे बोलते हैं काश हम गवर्नमेंट सर्विस में होते तो हम मेरे को फ्री इंश्योरेंस लेते। मैं यार, गवर्नमेंट सर्विस वाला जिस काम के 1 लाख रुपए पाता है ना, तुम 5 लाख रुपए पाते हो प्राइवेट नौकरी में, 3 लाख रुपए पाते हो, 2 लाख रुपए पाते हो। तुम 20,000 साल की इंश्योरेंस के लिए महीने का 1 लाख रुपए छोड़ने को तैयार हो। भाई जितना कवर उसको मिलता है, जो मेरे फादर का कवर है, वो मैंने पूरे साल भर में 22,000 रुपए में लिख के रखा है। तो व्हाई शुड आई गो टू अ गवर्नमेंट जॉब कि जस्ट बिकॉज मेरे को पूरा कवर मिलेगा। दिस इज मानसिकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये सारी चीजें फ्री चाहिए, उनको चाहिए भाई हाँ कोई मेरे लिए कर दे, मैं ना निवेश करूं ये पैसा। ये तो मुझे लग रहा है कंपनी की स्ट्रेटेजी भी होती होगी कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए। सर देखो, उनको देखिए, आप समझिए कि इस दुनिया में फ्री चीज जो है वो ट्रैप होता है। चूहे को जब पकड़ना होता है तो उसके लिए निवाला डाला जाता है, उसके लिए तो वो फ्री है, पर वो तो अपनी आजादी खोने वाला है उसके चक्कर में। तो आपको पता होना चाहिए ना क्या चीज। अच्छा, मैं कहता हूं वो भी निवाला ले लो और दूसरा भी निवाला ले लो यार, आपकी जिंदगी है ना, किसी और की जिम्मेवारी थोड़ी है, आपकी जिम्मेवारी है। आप प्रोटेक्ट करो अपनी जिंदगी को, अपने डिपेंडेंट्स को, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे बच्चे हैं, सबको प्रोटेक्ट करो। तो आपका जवाबदारी है, आप ही की जिंदगी है भाई। ट्रू सर, ट्रू सर। आप तो मतलब फाइनेंस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत डीप बातें करते हैं, बताते हैं, लेकिन मैंने इस पॉडकास्ट को इसी तरह से रखा है ताकि बिल्कुल मेरे व्यूअर्स आम चीज़ों को, बहुत बेसिक लेवल पर भी चीज़ों को समझ जाएं। जी। तो बहुत सारी जानकारी मिली और उम्मीद करते हैं कि लोग उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। रैपिड फायर राउंड एक मैंने रखा है, बढ़िया। मैं चाहूँगा कि फटाफट उसका जवाब जो आए। सवाल है, मैं शुरू कर रहा हूँ। वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसे मिस करने का आज तक अफसोस है आपको? SIP और जल्दी करनी चाहिए थी। अच्छा। पैसों पर लिखी एक बेस्ट किताब जो सबको पढ़नी चाहिए? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। आज का 10 लाख रुपया हो तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और 1 करोड़ हो तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? पहली बात तो थोड़ा सा डिपेंड करता है मेरा गोल क्या होगा, पर मैं ये मानता हूं कि लंबे समय का निवेश है मेरा, 10 साल से ऊपर का निवेश है। तो पहली चीज, अगर 10 लाख होगा तो अधिकांश पैसा मैं म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरीके से बाइफर्केट कर दूंगा। थोड़ा मैं 20% से गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो लूंगा, 80% मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल दूंगा और 20% से गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो ले लूंगा। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मैं म्यूचुअल फंड्स भी खरीदूंगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो भी खरीदूंगा, और उसके अलावा मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में पैसा डालूंगा, जैसे नैस्डैक 100, हैंग सेंग इंडेक्स जो चाइना का इंडेक्स है, इस तरीके से कुछ स्टॉक्स में, स्पेसिफिक स्टॉक्स भी हो सकते हैं या फिर स्पेसिफिक इंडेक्सेस होते हैं जहां मैं पैसा डाल सकता हूं, तो मैं वहां भी पैसा डालूंगा। बढ़िया, नाइस सर। अमीर और संपन्न, इसमें कोई फर्क आप बताएं एक लाइन में अगर? सर संपन्न वो है जो ऐसा, ये इसका जवाब ना एक्चुअली युधिष्ठिर जी महाराज ने दिया था। अच्छा। हाँ। जब पांडव जो थे वनवास में थे तो उनको प्यास लगी, वो एक नदी के यक्ष के क्वेश्चंस। तो जब युधिष्ठिर जी महाराज को पूछा गया कि भाई कौन खुश है, ये भी सेम क्वेश्चन था, ठीक ठीक, तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया। बोलते कि ऐसा व्यक्ति जो चाहे कितना भी कम पैसा कमा रहा हो पर अपने पैसों में खुश है, गुजारा निकाल पा रहा है, और जिसपे उधार नहीं है। बस मेजर आंसर ये है कि जिसपे उधार नहीं है वो संपन्न है। सबसे बड़ा मनी मिथ एक शब्द में? कि ओवरनाइट रिच होना पॉसिबल है, ये सबसे बड़ा मिथ है। ओवरनाइट रिच होना पॉसिबल ही नहीं है। वो ओवरनाइट आते आते ही 10-15 साल निकल जाते हैं। ठीक है। 25 साल के कोई लड़का हो या लड़की हो, तो उसको क्या एडवाइस देंगे आप? मैं उनको कहूंगा कि फोमो से बचिए। आपका वर्स्ट फ्रेंड जो है वो फोमो है।
फियर ऑफ मिसिंग आउट, बगल वाला क्या कर रहा है, मेरा कलीग क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है। हर जन की अपनी जर्नी है, हर जन के अपने टेस्ट्स हैं, हर जन के अपने अपने तरीके हैं लाइफ को एंजॉय करने के। आप वो करिए जो आपको प्रसन्नता देता है। मैं इसको कहता हूं बोरोड जो है ना, आपको बोरोड चीजें नहीं करनी चाहिए, बोरोड एक्सपीरियंसेस नहीं लेना चाहिए। आपको जो एक्सपीरियंस पसंद है, मेरे को हो सकता है नहीं पसंद। True. मुझे आपको लगता है, हो सकता है ट्रैवल करना पसंद हो कि मैं देश विदेश जाऊं, मुझे हो सकता है बाइक चला के कहीं आसपास जाना पसंद हो। तो ना आप गलत हो ना मैं गलत हूं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से निवेश कीजिए, मजे कीजिए, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इफ एवरीथिंग इज मेकिंग यू हैप्पी देन नथिंग इज मेकिंग यू हैप्पी। अगर आपको लगता है मैं सब कुछ करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर पा रही है। बढ़िया सर, बढ़िया। 45 साल का कोई अगर व्यक्ति हो और वो अपने रिटायरमेंट को लेकर थोड़ा चिंतित हो, उसके लिए क्या सलाह दें? स्टेप 1, उसको पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। स्टेप 2, उसको अपना उधार कम करना चाहिए, जो भी उस पर उधार चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो बहुत अच्छी बात है, चल रहा है तो फटाफट उधार कम करना चाहिए उसको। और स्टेप 3, उसको अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर जो है वो सर्च करना चाहिए, उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर क्या है। अगर वो ये सब कर लेगा और उसके बाद फिर अपना प्लान बना लेगा तो उसका काम हो जाएगा। बढ़िया सर। अब लास्ट की तरफ बिल्कुल हम लोग बढ़ रहे हैं। तो लास्ट में अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको सिर्फ एक मनी रूल ऑफ लाइफ देना हो तो वो क्या हो सकता है? डोंट लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। डोंट लूज योर मनी, अपना पैसा हारो मत भाई, बिल्कुल बता रहा हूं। अच्छा, ठीक है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये आपने कहीं कहा हुआ है। जी। इसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए सर, मैं ये लाइन ना, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कौन बनेगा करोड़पति से। और एक व्यक्ति आए थे, वो बैठे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे फर्स्ट आए, जीते जा रहे हैं, कुछ 13-14 लाख रुपए जीते। और जैसे अमिताभ बच्चन जी ने कहा आप अगला प्रश्न, तो उन्होंने बोला कि मैं क्विट करना चाहता हूँ। शॉक्ड हो गए, बोले तुम्हारे पास तो अभी 2-3 लाइफ लाइन्स हैं, तुम तो आराम से खेलो। बोलता नहीं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हो सकता है किसी और को ज़्यादा ज़रूरत होगी मुझसे, तो मैं खुश हूँ इतने। तो बड़ा अच्छा लगा। और जब उनके बाद जो लड़की आई, वो 3 बहनें थी जो ऑर्फन्स थी, तो उनके लिए वो पैसा बहुत मायने रखता था। तो आप सच सोचिए कि उस सीट पे आप बैठे हैं, अमिताभ जी के सामने बैठे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, कमाए, और आप क्षमता रखते हैं, एजुकेटेड आदमी है, फिर भी आपने छोड़ दिया। बहुत जिगर चाहिए काम करने के लिए। तो ये अगर इस सोच के साथ चले तो ये भी तो हो सकता है कि आप फिर रिस्क ले ही नहीं रहे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ये भी तो होगा। देखिए क्या होता है कि आपको ना मंक माइंड के साथ इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं। मतलब जो मंक होते हैं ना, जैसे हमारे साधु संत, हाँ साधु संत ना, वो बुद्धि के साथ, आपको स्थिर बुद्धि के साथ आपको निवेश करना होता है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अग्रेसिव हैं। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलता हूं जो एक्सट्रीम स्थिर बुद्धि होते हैं, उनको अपने लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। अभी कपिल शर्मा जी के शो पे आए विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के मालिक। तो कपिल जी ने उनसे पूछा कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए महीने का, आप कितना का? बोलते हैं मेरा तो 1-1.5 लाख रुपए में काम हो जाता है महीने, 2 लाख रुपए में, ऐसा कुछ नंबर बोला उन्होंने। विजय शेखर शर्मा, हजारों करोड़ की कंपनी, 40,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है उनकी, कह रहे मेरा 2 लाख रुपए में काम हो जाता है। और यहाँ मैं देखता हूँ 7-8 लाख रुपए महीने वाले जो बंदे हैं, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखवा रहे होते हैं कि भाई 7-8 लाख रुपए में तो हम जिंदगी नहीं जी पा रहे गुड़गांव में, और वो आदमी कह रहा है मैं 2 लाख रुपए में भी खुश हूँ। तो आपकी मानसिकता ना बहुत मैटर करती है मनी को लेके। मनी मानसिकता डेवलप करनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको स्थिर बुद्धि होना बहुत जरूरी है। गुड है सर। आखिर में अब तक का मिला सबसे पावरफुल फाइनेंशियल एडवाइस कौन सा है? ये मेरी लाइन है। मेरे सारे लाइफ को मैंने 5-6 शब्दों में जो है फ्रेज बनाया, और वो है कि ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाना है। तो ये मेरा एक तरीके पंच लाइन पकड़ लीजिए, टैग लाइन पकड़ लीजिए। बहुत बड़ी बात कि ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाना है। लोग कोशिश करते हैं, खरगोश कभी नहीं जीतेगा इस रेस को, इसको कछुआ ही जीतेगा। खरगोश उछलता रहेगा, कभी आगे जा चला जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा, पर धीरे 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 कछुआ इसको जीत के जाएगा। पा ही लेंगे आखिर मंजिल, राहों की मोहताज नहीं, साथ होगा उम्मीदों का, कल होगा वही जो आज नहीं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।